साथियों नमस्कार। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का अभिवादन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, आप सभी को दिल से निकलने वाली हर एक धड़कन से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने क्या कर दिखाया, मेरे पास शब्द नहीं है जिसको मैं शब्दों में बता सकूं कि आपने क्या करके दिखाया है। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये टुकड़ों में बटे हुए लोग एक साथ खड़े होंगे या एक साथ आकर प्रयास भी करेंगे। लेकिन वास्तव में आप लोगों ने कमाल कर ही दिया और आप सबको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। जो भी कोशिश करने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, वो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जिन्होंने भी इस नेक कोशिश में सहयोग किया, अपना योगदान दिया, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और उनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि दरिया बनकर डूबने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी की मदद की जाए। आपने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप सभी को मेरा सैल्यूट है, सलाम है, अभिवादन है, नमस्कार है। साथियों, आज सभी जितने भी अग्रज और जितने भी अनुज थे, सबसे बात करने के बाद जीपीओ के हजरतगंज के जीपीओ पार्क में हम लोग इकट्ठा हुए और सभी मुद्दों पे बात हुई। चाहे वो छोटे भाई अरविंद पटेल लोहा जी हों, चाहे छोटे भाई आशीष यादव जी रहे हों, चाहे सुशील कश्यप जी रहे हों, भास्कर भाई रहे हों, सब ने अपने दिल की बातें कही। जो तकलीफ़ थी और जो बाधाएं आ रही थी रास्ते में, उन पे काम किया सब लोगों ने, उस पे बातें हुई, सारे लोगों ने अपने विचार रखे। क्या समस्याएं आ रही हैं एक साथ खड़े होने में, उस पे भी बात की गई और तमाम झंझावतों को झेलते हुए, तमाम मुसीबतों को सुनते समझते देखते हुए अंत में आपकी उम्मीदें सारी समस्याओं पर भारी पड़ी और सारे लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि अलग अलग चलने का रास्ता छोड़ेंगे और एक साथ एक दूसरे का हाथ थाम के इस समाज की लड़ाई जो हमें जिम्मेदारी लोगों ने सौंपी है उसको मिलकर लड़ेंगे और सफलता मिलने तक एक दूसरे का हाथ इतनी मजबूती से थाम के रखेंगे कि कितनी भी मुसीबत परेशानी आए, सब परेशानियों को एक किनारे करते हुए, धता बताते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकेंगे नहीं। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा अपने उन अनुज भाइयों का जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे निमंत्रण को, हमारे आमंत्रण को, हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए यहाँ तक पहुँचने का कष्ट किया। आशीष भाई और अरविंद पटेल लोहा भाई, आप लोगों के लिए दिल में बहुत इज्जत बढ़ी है। जितना मैंने सुना था, सुशील भाई, आपका नाम बिना लिए ये बात पूरी नहीं हो सकती। आप तीनों लोगों का बिना आपके समर्पण के, बिना आपके सहयोग के ये चीज़ संभव नहीं थी। आप लोगों ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और मेरे एक आह्वान पर, मेरे एक निवेदन पर आप लोग इतनी दूर से चल के आए और मीटिंग में भी बड़ा दिल दिखाया और सारी बातों पर अपनी सहमति दी। जो आपके मन में शंकाएं थी उसको दूर करने की कोशिश की और अगर कहीं भी आपको ये लगा हो कि मैंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की या किसी भी टीम के मेंबर ने आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी की, तो उसके लिए मैं अभी से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे क्षमा भी करेंगे। अब मैं आता हूँ अपनी मेन बात पे, जिस मुद्दे की वजह से मैं लाइव हूँ। साथियों, संघर्ष की एक कड़ी, एक सीढ़ी आज जो हमारे लिए चाहिए थी वो हमें मिल गई है। हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है, हमारी जिम्मेदारी आज से शुरू हुई है। ये लड़ाई जो अभी टुकड़ों में बटी हुई थी उसको एक कड़ी में जोड़कर, एक धागे में पिरोकर हम यहाँ ले तो आए हैं, लेकिन आज से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। और जितने भी साथी हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख पाएंगे, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि देखिए, उद्देश्य बहुत बड़ा है। शायद मुझे भी एहसास ना हो, लेकिन मुझे जितना लगता है कि मैं बहुत हद तक इसको समझ पा रहा हूँ
कि कितना बड़ा उद्देश्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको भी ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये अब सिर्फ एक 69,000 भर्ती की लड़ाई नहीं रह गई है। आगे आने वाली भर्तियों में अगर आज आप चुप बैठ गए तो आने वाली भर्तियों में ये परंपरा चल जाएगी, ये एक नज़ीर बन जाएगा। सरकार के पास एक ऐसा हथियार हो जाएगा जिसके सहारे वो आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीनने का काम करेगी। मुझे नहीं पता कि इसमें सरकार का कितना रोल है, कितना नहीं है, या सिर्फ ये अधिकारियों की कलाकारी है, उनकी दी हुई उनकी देन है ये, मुझे तो ये नहीं पता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यदि हमारा समाज आज चुप बैठ गया, खामोश रह गया, तो हमारी इस गलती की सज़ा हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी। हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, वो इस गलती की सज़ा भुगतेंगे। और मेरे लिए ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। मेरे शरीर का अगर एक एक कतरा इस लड़ाई के लिए समर्पण मांगेगा, ज़रूरत महसूस करेगा, तो मैं देने को तैयार बैठा हूँ। आज सभी भाइयों ने, जितने लोग टीम में हैं, सब, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं उसको भी ज़रूर मेंशन करूँगा, पुष्पेंद्र यादव भाई, जेलर के नाम से जिनको आप लोग जानते हैं, वो भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी अपना साथ और सहयोग दिया और कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को इसके मुकाम तक पहुंचाने का वचन दिया, वादा किया, और हम लोगों का हौसला भी बढ़ाया और साथ रहने की प्रतिबद्धता जताई। मैं उनका भी विशेष आभार प्रकट करता हूं। और इन सब बातों के साथ साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको अपनी प्रतिष्ठा मानिए। इस लड़ाई में अब आपके जी जान से कूदने का वक्त आ गया है। अगर आप सक्रिय नहीं हुए तो ये एकजुटता, टीम बनाना, मेहनत करना, अकेले 5 लोगों की बस की बात नहीं है कि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। इस लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, आज मेरे पास मीटिंग के बाद बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारी कॉल्स आई। लोगों का कहना था कि भैया आपने तो गजब कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने सब लोगों को एक धागे में पिरो दिया और समाज जो है आपका ऋणी रहेगा। बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले, बहुत सारी शाबाशी मिली, बहुत सारा आशीर्वाद मिला लोगों का। कितने ऐसे लोगों का फ़ोन आया जिन्होंने ये कहा कि भैया, जिनका इस भर्ती से लेना देना भी नहीं है, उन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर लेके फ़ोन किया कि आपका ये एहसान जो है पीढ़ियाँ हमेशा याद रखेंगी। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये आज जो भी मुमकिन हुआ है, इसको आप सिर्फ ये मानिए कि मैं एक ज़रिया बना, बाकी इसके सूत्रधार बहुत सारे लोग हैं और जिनका नाम लिए बगैर और जिनका एहसान माने बगैर मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं इसको अपनी सफलता मान सकूँ। ये मेरे सारे भाई बहनों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, लोगों को विवश कर दिया कि आप एक मंच पे आकर बात करिए, एक मंच पे आकर बात रखिए। उन सारों की मेहनत का ये नतीजा है कि आज सारे लोग इकट्ठे हुए, एक मंच पर आए और सौगंध ली कि इस लड़ाई को इसके असली मुकाम तक पहुंचाने तक ये सफ़र न रुकेगा, न थमेगा। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी समस्या जो अब यहाँ से शुरू होगी वो है हमारा संख्या बल। सिर्फ आज मैं देख रहा था ग्रुपों में, मैंने पूछा भी कि कितने याची आपके साथ जुड़े हैं, कितने भाई बहन आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो जो जानकारी मिली कि करीब 2000, सभी टीमों को मिलाकर 2000 लोग भी नहीं जुड़े हैं। आप सोचिए, सिर्फ 67,000 लोग चयनित हुए हैं। 1,46,000 लोग हैं। 1,46,000 लोग में अगर आप 70,000 भी निकाल दें तब भी आपके पास 76,000 अचयनित साथी बचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ कि सारे लोगों का चयन हो जाएगा, कि सारे लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूरे ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि किसका चयन होगा। एमआरसी अगर सही तरीके से लागू होती है, चयन प्रक्रिया के बाद अगर सिर्फ जिला आवंटन में लागू होती है, तो किसका चयन होगा किसका नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। और यदि कोई कहता है तो मैं उसमें मेरी सहमति नहीं है कि इतने कट ऑफ तक हो जाएगा। लेकिन मैं उन 70,000 लोगों से आज निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे विनती करना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि आज आपने हमारा साथ नहीं दिया, इस भर्ती में अगर हम हार मान के चुप होकर बैठ गए, तो याद रखिएगा भविष्य में जो भर्तियाँ आएंगी उसमें भी आपके साथ यही होगा। फिर आप क्या करेंगे? आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन जब 50% सीटें आपसे पहले ही छीन ली जाएंगी तो आप क्या करेंगे? 50% ऐसे छीन ली जाएंगी, 10% चोरी वाले ले जाएंगे,
10% आंसर की वाले ले जाएंगे, 10% पीएनपी और जो भी संस्था परीक्षा कराएगी उसके लोग ले जाएंगे, तो आपका चयन कैसे होगा? और क्या जवाब देंगे आप अपने समाज में, अपने परिवार में, कि जब आपके पास एक मौका था, एक अवसर था कि जब आप अपने हक के लिए लड़ सकते थे, सहयोग कर सकते थे। मैं कुछ मेरे चयनित भाई हैं जो ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है, जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं कि विजय भाई आप संघर्ष करो, हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे आपका, भले लिस्ट बदल जाए, नौकरी 6 महीने बाद नहीं 1 साल बाद मिलेगी, हम उतना अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन आप लोगों की मेहनत देख के हमारा ये कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि हम अपने आप को इस संघर्ष से दूर रखें। हम फ्रंट पे तो आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपको यकीन दिलाते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपका काम पैसे के लिए रुक रहा है, तो आप बेफिक्र होके, बिना संकोच के हमारे पास एक मैसेज कर दीजिएगा, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का, सबका सहयोग करेंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद एक मन में उम्मीद सी जग जाती है कि नहीं, लोग गलत कहते हैं कि हमारा समाज सोया हुआ है। हमारा समाज सोया नहीं था, हमारा समाज नाउम्मीदी के दौर से गुजर रहा था, हमारा समाज अपनों के बंटे होने से दुखी था। वो एक उम्मीद की किरण खोज रहा था कि कोई एक उम्मीद की किरण दिखे, जिसको पकड़ के, जिसके सहारे हम इस लड़ाई को लड़ सकें और जीत सकें। आज आप सब लोगों की तपस्या से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से वो मकाम आपको हासिल हुआ है। सारे लोग जो टुकड़ों में बटे थे, वो सारे लोग आज आपके साथ संगठित होकर खड़े हैं। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक साथी जुड़कर एक मिशन में आप लोग लग जाइए। कोई याची बने ना बने, सहयोग करे ना करे, एक पैसा दे ना दे, लेकिन कम से कम हमारी सोशल मीडिया पे तो कम से कम हमारी संख्या 20,000 हो। 75,000 लोगों में 20,000 हमारे अपने लोग जिस दिन खड़े हो गए, उस दिन आपके 1 रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, 25,000 की संख्या अगर हमारे साथ हो गई, 20,000 की भी संख्या हमारे साथ हो गई, तो ये लड़ाई हम बगैर पैसे के जीत जाएंगे। लेकिन 75,000 में अगर हम 25,000 इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर मुझे उन लोगों की बात माननी पड़ेगी जो कहते हैं कि आपका समाज सोया हुआ है। एक मिशन मानिए। अभी तक तो मुझे फुर्सत नहीं थी, लेकिन आज रात में सोने के बाद कल मेरी जब सुबह होगी तो मेरे लिए एक लक्ष्य होगा कि अगले 24 घंटे में मैं कम से कम 100 ऐसे लोगों को फ़ोन करूं, उनसे बात करूं, उनको मैसेज करूं, या उनसे कांटेक्ट करके किसी तरीके से सोशल मीडिया पे उनको ला सकूं। ऐसे भी लोग जो भाई इस भर्ती से रिलेटेड भी नहीं हैं, उनको भी अगर वो हमारे समाज से हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप भी आने वाले भविष्य को देखिए। मैं कितने साथियों को ऐसा जानता हूं जो मेरे साथ लगे हुए हैं, जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको अपने भविष्य की चिंता है, उनको अपना भविष्य पता है कि अगर आज हमने मदद नहीं करी, आज हम इस टीम के साथ नहीं खड़े हुए, तो कल हमारा भी हक इसी तरीके से छीना जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कसम खाइए, ये सौगंध लीजिए कि पहले तो, सबसे पहले आप अपनी संख्या बढ़ाएंगे। जितने भी आपके साथ के लोग हों, मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं कोई चांस मिल पाता, आपको नहीं कांटेक्ट कर पाते, तो आपके पास पूरा रिजल्ट है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए, पूरा फॉर्म खोलिए, उसमें मोबाइल नंबर लिखा है, जितने लोग अचयनित हैं उनको फ़ोन करिए, उनको बताइए कि इस भर्ती में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगली भर्ती का भी आप अपना नुकसान कर रहे हैं निष्क्रिय रहकर, इसलिए सक्रिय हो जाइए। आप अगर सक्रिय हो गए तो आने वाली भर्तियों के लिए भी अपनी दावेदारी बचा पाएंगे। नहीं तो 50% सीधे सीधे डकैती, 10% चोरी, 10% गद्दारी, 10% मक्कारी के साथ साथ आपकी दावेदारी ख़त्म कर दी जाएगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। साथियों, बहुत ही नाजुक दौर है। हम संगठित हुए हैं, लेकिन अभी इकट्ठा नहीं हुए हैं। और इकट्ठा होने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, वो असल में एक भीड़ तंत्र है। ये जो लोकतांत्रिक सरकारें हम आप चुनते हैं, जिनको सत्ता में बैठाते हैं, जिनको कुर्सी पे बैठाते हैं, वो सिर्फ उनके लिए एक छलावा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, जिसकी पहली लाइन शुरू होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दरअसल ये जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जिनको हम आप अपने वोट से चुनते हैं, उनके लिए हम आप सिर्फ वोटर हैं। हम भारत के लोगों की तो बात छोड़िए, उनके लिए हम आप अभी इंसान भी नहीं हैं। आपने कभी किसी नेता को ये कहते नहीं सुना होगा कि यार फला आदमी नाराज़ हो जाएगा,
हर नेता की ज़बान से मैंने एक वर्ड सुना है, अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मेरा वोटर नाराज़ हो जाएगा। तो उनकी नज़र में हम आप सिर्फ वोटर हैं। हमको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, हमको अपना संगठन दिखाना पड़ेगा, हमको अपने संगठित होने का एहसास दिलाना होगा कि हम इतने संगठित हैं कि अगर हम आपको सत्ता में ला सकते हैं तो हम आपको सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। हम आपको कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो उसी कुर्सी से नीचे गिरा भी सकते हैं। इन सब बातों का एहसास करना होगा, जागना होगा। अगर आप जाग गए तो आपकी जिम्मेदारी है अपने लोगों को जगाना भी होगा। मैंने एक माध्यम बताया है, अगर कोई माध्यम आपको ना मिले तो आपके पास पूरा रिजल्ट है। उस रिजल्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के सबके रिजल्ट डाउनलोड करिए, सबका आवेदन खोलिए। जो अचयनित मिले उनका दुरुपयोग मत करिए। जो भी आपको मिले, जो भी आपको लगे कि ये अचयनित होगा, कम मार्क्स हैं जिनके, उनको फ़ोन करिए। उन पर नंबर है, आप नंबर उठाइए, उनको फ़ोन मिलाइए, उनको बताइए कि इस भर्ती में नहीं हुआ लेकिन आने वाली भर्तियों के लिए, आने वाली भर्तियों के लिए आप आवाज़ उठाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप सहयोग करो, आप चंदा दो। चंदा ही सब कुछ नहीं है, याची बनना ही सब कुछ नहीं है। आपके ज़िंदा होने का सबूत ये भी है कि आप गलत को गलत और सही को सही करने की हिम्मत मत खोइए। आप अपने ज़िंदा होने का सबूत दीजिए। आप सोशल मीडिया पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। मीडिया से एक बात याद आई, आपको क्या लगता है ईवीएस पर एक केस होता है, वो भी एक जूनियर के माध्यम से हिंदुस्तान के हर खबर में, हर पेपर में, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बन जाती है और करीब 18 से 20 हज़ार लोगों के हक पर, अधिकार पर डाका डाल दिया गया। इतने मुकदमे हो गए, इलाहाबाद से लेकर लखनऊ की बेंच में कितने सारे मुकदमे हो गए, लेकिन किसी एक न्यूज़पेपर में, किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया में आपकी खबर तक नहीं चली। आप सोचो, आपकी लड़ाई उनसे भी है। वहाँ भी 99% लोग बैठे हैं। जिस व्यवस्था के तहत हम न्याय पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी 99% लोग, वही लोग बैठे हैं जो आपको, हमको अपनी बराबरी पर नहीं देखना चाहते। इतनी आसान भी नहीं है ये लड़ाई कि हम ये मान के चले कि आज हम एक हो गए हैं तो हम जीत जाएंगे। हमने एक रास्ता पाया है, अभी हमें मंजिल तक जाना है और उस मंजिल तक जाने के लिए आप बहुत सारे लोगों के साथ की ज़रूरत होगी। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ याची बन जाना ही एमआरसी मुद्दे पर जीत की गारंटी नहीं है। हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो याची ना भी बने। हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो 69,000 भर्ती से रिलेटेड ना भी हों। हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो अभी बीएड बीटीसी कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है इस भर्ती से। हमें ऐसे लोगों का भी साथ चाहिए। और ऐसे लोगों का साथ कैसे मिल पाएगा? आपको पहल करनी होगी। आपको लोगों को बताना होगा, लोगों को समझाना होगा कि जो हमें विरासत में मिला है वो हमारे किसी राजा महाराजा ने नहीं दिलाई है। हमारे आपके जैसे किसी सामान्य आदमी ने अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से, अपने लगन से, अपने आप को तपाकर, अपने आप को शोषण का शिकार बनाकर, खुद मार खाकर, लाठी खाकर, जेल जाकर, मुकदमे झेल कर तब इस मकाम को पाया है। आप सोचो, आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे आपके अधिकारों पर डाका डालने के लिए किस किस ढंग से प्रयास किया जा रहा है। आज के 60 साल पहले, 65 साल पहले, 70 साल पहले जिन हमारे महापुरुषों ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया होगा, उनकी स्थिति की परिकल्पना, उनके बारे में सोच के रूह कांप जाती है कि उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ होगा। आज मैं एक खबर देख रहा था जिसमें कह रहा था कि जो लोग मुकदमेबाजी करेंगे उनको भी दंडित किया जाएगा, जो लोग भर्ती फंसाएंगे उनको भी दंडित किया जाएगा। कोई खौफ नहीं है। खुलेआम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया का दौर है, ये वीडियो यहीं नहीं रुकेगा, बहुत दूर तक जाएगा। मैं कह रहा हूँ अपनी टीम की तरफ से, जो भी हमारी संयुक्त टीम है, जितने मुकदमे करने हो, जितनी जेलें बनवानी हो, जिस जेल में भेजना हो, आप तैयारी करके रखो। जिस दिन जेल जाने या मुकदमे झेलने की बात आएगी, सबसे पहला नाम मेरा रहेगा। क्योंकि अब हमने बहुत आपके जुल्म की इंतहा देख ली, अब नहीं देख सकते। हम इसलिए नहीं चुप रह सकते कि अब हमारी लड़ाई सिर्फ एक अदद नौकरी की नहीं रह सकी है। आपने हमारे हक पर डाका डाला, वो हम झेल जाते, लेकिन आपने तो एक परिपाटी बनाना शुरू कर दी है जिसके सहारे आप हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य छीनना चाहते हैं। आपको आरक्षण से समस्या है, आपको आरक्षण से तकलीफ़ है। चलिए, मैं कहता हूँ आप आरक्षण ख़त्म कर दो, लेकिन उसकी शुरुआत मंदिर से हो, उसकी शुरुआत नाले से हो,
उसकी शुरुआत गंदगी साफ करने वाले से हो और उसकी शुरुआत फूलों पर लेटने वाले से हो, फिर आरक्षण खत्म कर दो आप। कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज आपके साथ कट्टर हिंदू बन के जिएगा। बस आप आरक्षण हर जगह से खत्म कर दो। सिर्फ 69,000 भर्ती में ही क्यों, सिर्फ भर्तियों में ही क्यों? हम सब जानते हैं, आप कितना भी वंचित करने की कोशिश करो, लेकिन हमारा समाज आज इतना शिक्षित है कि वो आपकी साजिश को, आपकी चाल को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि आप क्यों वंचित करना चाहते हो आरक्षण से। क्योंकि आपको हमारी बराबरी पसंद नहीं है, आपको हमारे बराबर, हमारा आपके बराबर बैठना पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते कि हम भी आपकी तरह राजा बने। आप ये मानते हो कि आप राजा हो तो आपके बच्चे राजा हैं। आपने सदियों तक हमारा शोषण किया, हम चुप रहे, सहते रहे, हमने कभी विद्रोह नहीं किया, हम चुपचाप सहते रहे। आज़ादी की लड़ाई लड़ी हमने, उसके बाद हमको जो संवैधानिक हमारे अधिकार मिले आपसे वो भी नहीं देखा जा रहा। आप करो ना शुरुआत आरक्षण खत्म करने की। मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले आरक्षण खत्म करने की शुरुआत आप मंदिर से करो। हिंदुस्तान के हर मंदिर में आरक्षण खत्म कर दो। कोई भी ऐसा मंदिर ना हो जहां आरक्षण, जो अघोषित आरक्षण आपने दे रखा है, वो मिले। बैठाओ सभी को, नालों में उतरने के लिए, नाला साफ करने के लिए सबको जिम्मेदारी दो, सबको आरक्षण दो। 10% नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 99% उनको आरक्षण दे दो कि वो नाले की सफाई करें। हम भी उनके साथ सफाई करेंगे और हम सदियों से कर रहे हैं, हमारा समाज कर रहा है। लेकिन हमने कभी विद्रोह नहीं किया, हमने कभी आपके हक पे डाका डालने की कोशिश नहीं करी। आज आप इतना नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, हमारे आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हो। सब समझ में आता है साहब, सब समझ में आता है। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई को अपनी प्रतिष्ठा मानिए। अपने आने वाले बच्चों के, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य मानिए, उसके लिए लड़िए, उठिए, संघर्ष करिए। कोई नहीं आएगा, हमें में से, आप में से किसी न किसी एक को समाज के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं 2012 से बीएड और टीईटी पास हूँ, बहुत संघर्ष किया है और मेरे बहुत से जनरल वर्ग के भी साथी हैं और बहुत सम्मान है, मैं भी उनका पूरे दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं उनसे भी एक बात इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपसे मेरे कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। आप मेरे लिए तब भी उसी दर्जे में थे जिस दर्जे में कल रहेंगे या आज है, लेकिन ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है। जिस दिन आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, उस दिन विजय यादव किसी फेसबुक माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के मंच पे आके आरक्षण के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि आपने हमको कोई संवैधानिक अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, अगर उससे खिलवाड़ होगा, अगर उस पर कोई आँच आएगी, तो जब तक जान है तब तक इसके लिए आवाज़ उठेगी। एक विजय यादव की आवाज़ दबाई जाएगी तो 100 और पैदा होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे। दुनिया की कोई ऐसी जेल नहीं है जहां आप 85% लोगों को भर पाओगे। आरक्षण से खिलवाड़ बंद करिए। सामने चुनाव है, मैं मुख्यमंत्री जी से, बहुत सारे उनके ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उनका आईटी सेल है, मैं उनको भी एक बात बताना चाहता हूं कि आप भी कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी को ये सलाह दीजिए कि जब चुनाव आएगा, आप अकेले इनके वोट से सरकार नहीं बना पाओगे। हमने भी वोट दिया है आपको। पिछली सरकारों की उदासीनता, हमारे साथ हुए शोषण से पीड़ित होकर हमने आपको सत्ता सौंपी है। ये दिन देखने के लिए आप हमारे ही अधिकार पर डाका डालो इस ढंग से, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका पुरजोर विरोध होगा। शुक्र मनाइए कि उसके बहाने आप सुरक्षित हैं, नहीं तो अब तक इतने लोग सड़कों पे होते कि आपके हाथ पांव फूल जाते। साथियों, हो सकता है कि मैं तकलीफ़ में आप लोगों से ज़्यादा कुछ कह गया हूँ, लेकिन ये मेरे मन की पीड़ा है और मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनके मन की ये पीड़ा है, जिसको मैंने अपनी आवाज़ दी है। बाकी बहुत सारे लोगों के मन में ये सारी चीज़ें होंगी। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, आप लोग आज रात में
सोने से पहले एक बात सोचिएगा कि कैसे इस संगठन को विस्तार दिया जा सकता है, कैसे नाउमीदी में जी रहे लोगों को दोबारा एक उम्मीद की किरण दिखाकर, उनको हकीकत से रूबरू कराकर कैसे उनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है, कैसे इस लड़ाई में उनको अपना भागीदार बनाया जा सकता है। रात में सोने के बाद सुबह उठिएगा तो मेरी तरह से मिशन में लग जाइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया पे जोड़ेंगे। उनसे हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप याची बन जाओ। याची जिसको बनना होगा, जिसको सहयोग करना होगा, जिसको अपने समाज की चिंता है, जिसको अपने वर्तमान की चिंता है, जिसको अपने भविष्य की चिंता है, वो करेगा। लेकिन हमें ऐसे लोगों का भी साथ चाहिए जो हमारे संख्या बल को बढ़ाएं, जो हमारे इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकें। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आर्थिक मदद हो, हमें उनके साथ और सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को भी ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करिए, उनसे निवेदन करिए, उनको फ़ोन करिए, उनको जोड़िए और एक संगठन ऐसा तैयार करिए कि इस महामारी के दौर से उबरने के बाद अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो उसको उसकी हदों का एहसास दिलाया जा सके। साथियों, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। शायद मेरे लिए मेरे जीने के 2 मकसद हैं। उसमें एक है बीएड और टीटी 2011 वालों को न्याय दिलवाना, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पैरवी कर रहे हैं, और दूसरा एमआरसी के मुद्दे पे जो हमारे समाज के साथ, जो हमारे अचयनित भाई बहनों के साथ जो ये घिनौना खेल खेला गया है अधिकारियों के द्वारा, उसको समाज में उजागर करना और आपको न्याय दिलाना। मेरे लिए 2 मकसद हैं, मेरे जीने के 2 मकसद हैं। अगर मैं इनमें से दोनों पूरा कर पाया तो मुझे लगेगा कि मेरा जन्म लेना सफल हुआ। मैं आप लोगों को एक आखिरी शब्द के साथ इस वीडियो से विदा करूंगा और ख़ुद भी जो है विदा लूँगा कि कल से आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ोन करिए, उनको जगाइए, उनको बताइए कि अब ये लड़ाई सिर्फ इसी भर्ती तक नहीं थमेगी। अगर आज हम नहीं जागे, आज सक्रिय नहीं हुए, तो आने वाले समय में जो भी भर्तियां आएंगी उसमें 50% अघोषित रूप से आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, 10% जुगाड़ वाले ले जाएंगे, 10% चोर ले जाएंगे, 10% सरकार के लोग ले जाएंगे। सिर्फ 1 और 2% के बीच में हम आप कितना कंपटीशन करेंगे, उसमें भी हमसे आपसे वो आगे निकलेंगे। आप सभी से अगर मैंने कुछ आवेश में आके मैं अपनी पीड़ावश कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग मुझे क्षमा कर देंगे। और आज जितने भी साथी उपस्थित हुए मीटिंग में, मैं उन सब का एक बार फिर से पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अपने छोटे भाई लोहा सिंह पटेल, आशीष यादव, सुशील कश्यप भाई, भास्कर भाई और पुष्पेंद्र यादव जेलर भैया और जितने भी लोग साथ में जुड़े हैं उन सभी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।